बच्चे अपना चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी। देखो वर्क एंड एनर्जी में हमारे पास वर्क का मतलब समझ में आता है। क्या होता है वर्क का मतलब? काम करने की क्षमता। काम क्षमता तो हम एनर्जी के बारे में कहेंगे, है ना। अगर मैं कहता हूं कि कुछ काम करना है, कुछ मैंने वर्क डन किया है, तो वर्क होगा कैसे? अगर मैं वर्क के बारे में बात करूं तो वर्क के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के टाइम पे भी, कि अगर मैं यहां खड़ा होकर दीवार को धक्का मारता हूं तो मैं क्या अप्लाई कर रहा हूं? फोर्स। पर क्या ये दीवार हिलेगी? नहीं हिलेगी। क्यों नहीं हिलेगी? क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मेरी फोर्स उतनी ज्यादा नहीं है कि उस दीवार की इनर्शिया को ब्रेक कर सके या उसकी उस स्ट्रेंथ को काउंटर कर सके। तो क्या मैं वर्क कर रहा हूं? मैं फोर्स तो लगा रहा हूं, लेकिन वर्क नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वहां पे किसी तरीके का मैं डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा, किसी तरीके का कोई चेंज नहीं ला पा रहा। तो वर्क इज समथिंग, if when force is applied, that force created certain change। किसी तरीके का कोई चेंज लाए, किसी तरीके का वहां पर कोई परिवर्तन आएगा किसी भी फॉर्म में। जैसे कि मान लो मेरे पास एक सिंपल सा कुछ चीज है, मान लो यही लगा लो, ये बॉटल है, मैं इसको जोर से दबाता हूं, बहुत जोर से, पिचक गई, थोड़ी सी पिचक गई है ना, ज्यादा जोर लग गया। अब वो पिचकी है जो, उससे क्या हुआ? वर्कडन हुआ कि नहीं? आवाज आई, फिर मतलब और पिचक गई। तो मैं जब इस पे फोर्स लगा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, लेकिन चेंज इन शेप हुआ, वर्क डन हो गया, है ना। अब अगर कोई घर का होता, तुम अपने घर पे ये हरकत करोगे, मम्मी आगे पीछे एक थप्पड़ मारेंगे, क्या उल्टा काम किया? मतलब काम तो हुआ, उल्टा हुआ सीधा, वो बात की बात। वर्क डन हुआ कि नहीं? अगर वहां कोई चेंज है, अगर तुम बॉटल पे जोर लगाओ, किसी तरीके का कोई निशान नहीं, कोई पंगा नहीं, कोई काम ही नहीं हुआ। इसी तरीके से अगर एक ऑब्जेक्ट मेरे पास नीचे पड़ा है, मैं इस पे धक्का मारता हूं और ये ऑब्जेक्ट हिल जाता है, तो मेरी एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट हो गई, चेंज इन पोजीशन हुआ। पहले केस में चेंज इन शेप था, चेंज इन शेप, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन साइज और चेंज इन पोजीशन। अगर चेंज इन पोजीशन होगा तो हम क्या कहेंगे? वर्क डन हो गया। विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, वर्क इज said to be done if an applying force on an object displaces its position in the direction of force। Displaces its position in the direction of force। ये in the direction of force थोड़ी आधी बात है, लेकिन है ठीक। आधी बात कैसे? हम बात कर रहे हैं सिर्फ पॉजिटिव वर्क डन की यहाँ पे। अब पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क डन क्या? अब मैंने कहा जब बॉटल को दबा दिया, मैंने कहा उल्टा काम हो गया। उल्टा काम का मतलब नेगेटिव वर्क डन नहीं है। उल्टा काम तो वो है जो हम वैसे बात कर रहे हैं कि कुछ गलत हो गया। लेकिन पॉजिटिव वर्क डन, जीरो वर्क डन और नेगेटिव वर्क डन कैसे? एज पर दिस डेफिनेशन, वर्क इज सेड टू बी डन when the object is displaced in the direction of application of force। मैं जिधर को धक्का लगाऊं उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाए। इसका उल्टा कुछ हो सकता है कि मैं धक्का इधर लगाऊं और ऑब्जेक्ट उधर चला जाए? हो सकता है? नहीं हो सकता। 2 मिनट में डिस्कस करेंगे ये। इस वाले पॉइंट पे आने से पहले हम एक काम करते हैं, छोटा सा कुछ 12 अपना 10th क्लास के अंदर मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हल्का सा डिस्कशन कर रहे हैं। बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा और उसका रीजन बताता हूं मैं ट्रिग्नोमेट्री एकदम से बीच में क्यों लेके आ रहा हूं। एक्चुअल में जब हम वर्क डन की बात कर रहे हैं ना बच्चा, तो वर्क डन दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला फोर्स और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। लेकिन अभी मैंने क्या कहा? मैं सीधा धक्का मारूं, ऑब्जेक्ट सीधा मूव हो जाए। मैं सीधा धक्का मारूं, ऑब्जेक्ट उल्टा आए। मैं यह सीधा धक्का मारूं और ऑब्जेक्ट ऊपर चला जाए, या कुछ ऐसा हो कि फोर्स परपेंडिकुलर हो और डिस्प्लेसमेंट, जैसे अगर फोर्स इधर को हो और डिस्प्लेसमेंट इधर को हो, तो यह एंगल 90 आएगा। तो ये तीनों केस पॉसिबल है। कैसे हैं अभी 2 मिनट में डिस्कस करेंगे, और उसी के हिसाब से नेचर ऑफ वर्क पे भी फर्क पड़ जाएगा। अगर नेचर ऑफ वर्क पे मतलब नेचर ऑफ वर्क पे अगर उस चीज का फर्क पड़ेगा, तो हमारे पास फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और साथ में फोर्स और फोर्स से होने वाले डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बनता है उसका नाम मैंने क्या रखा है? ये थीटा। ये क्या है बच्चा? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इनके बीच का वर्क है, बीच का एंगल है ये। ठीक है। जिधर को मैंने फोर्स लगाया और जो डिस्प्लेसमेंट हुई है उनके बीच का एंगल, और एक फोर्स पे डिपेंड कर रहा था, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा था, और साथ में डिपेंड करता है इस एंगल पे। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा कहां से आ गया? ये कुछ अतरंगी सी चीज है।
कॉस थीटा कहां से आया? कॉस थीटा समझने से पहले एक बार छोटा सा पीछे चलते हैं, जहां हमने याद है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन करने से पहले मोशन प्लेन आया था, अपना मोशन चैप्टर। उसमें मैंने तुम्हें वेक्टर्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था थोड़ा सा, याद है? वेक्टर्स क्या होते हैं? समथिंग विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, उसको हमने वेक्टर कहा था। तो जो हमारी फोर्स है ये वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, जो वर्क होता है ये दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। और जब दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, वहां दो तरीके का मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या होता है? एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। ये तुम्हें अभी याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक फॉर्मूला समझाने के लिए ये सब बता रहा हूं। हमारे पास अगर दो वेक्टर्स हैं और मुझे इन्हें मल्टीप्लाई करना है तो एक होता है डॉट प्रोडक्ट, जिसका फॉर्मूला खुलता है ए बी कॉस थीटा, वेयर कॉस थीटा इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो मैं अभी बताने वाला हूं। और या एक तरीका होता है क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि ए बी साइन थीटा टाइम्स एन कैप, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी में आता है। तो इसके बारे में तो अभी सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये हम +1 में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए डॉट प्रोडक्ट को सिर्फ समझो और इसके वो भी याद रखने की जरूरत नहीं है। बट ये है कि हाँ, एक फॉर्मूला आ कहां से रहा उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए, सीधा रट्टा नहीं होगा। ए डॉट बी ये डॉट प्रोडक्ट है, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट। अगर ए वेक्टर इधर है दूसरा वेक्टर इधर है तो इनके बीच में जो ये एंगल बन रहा है थीटा, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड और इनके बीच में बनने वाले एंगल के साथ कॉस। अब ये कॉस क्या होता है? ठीक है, पहली बात तो ये समझ में आई कि दो फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा, तीन फैक्टर्स पे ये डिपेंड कर रहा है वर्क डन हमारा। क्यों? क्योंकि जो वर्क डन होता है वो होता है एफ डॉट एस। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और डॉट प्रोडक्ट खुलेगा तो क्या आएगा? एफ एस कॉस थीटा। क्लियर है? ये बात समझ में आई है? पक्का? अब मेन कहानी है, देखो तुम्हारी बुक के अंदर कॉस थीटा को नहीं बताया गया अभी। अब कॉस थीटा होता क्या है? कॉस थीटा होता है बच्चा, 10th क्लास के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, और 10th क्लास के बाद लगातार जब तक तुम फिजिक्स और अपना मैथ्स पढ़ते रहोगे वो ट्रिग्नोमेट्री पीछा नहीं छोड़ेगी। है भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ज्यादा रेलेवेंट कंसेप्ट है वो। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली एक राइट एंगल ट्रायंगल से लेने देने के बारे में। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइड्स हैं। सबसे बड़ी साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, पता है? अब जहां पर एंगल हो, जहां पर एंगल हो, अगर यहां एंगल है तो साइड एडजेसेंट टू एंगल को हम क्या कहेंगे? बेस। एंड साइड ऑपोजिट टू एंगल को हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। क्लियर है? परपेंडिकुलर को मैं P से रिप्रेजेंट कर देता हूं, बेस को मैं B से रिप्रेजेंट करता हूं। तो जो कॉस थीटा होता है, कॉस क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और वो रेशियो होता है बच्चा बेस और हाइपोटेन्यूज का। क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। किसी को इसमें दिक्कत? ये बात समझ में आई है? एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बेस और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को हम क्या कहते हैं? कॉस थीटा। क्लियर? कॉस थीटा की हर एंगल के लिए अलग अलग वैल्यू होगी, क्योंकि अगर सोच के देखो, एक इमेजिनेशन में लाओ, अगर ये एंगल बहुत ही छोटा हो जाए तो हाइपोटेन्यूज और बेस ऑलमोस्ट बराबर बराबर हो गए कि नहीं? एंगल बहुत ही छोटा है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? ऑलमोस्ट इक्वल्स टू, कॉस थीटा जो हमारे पास आएगा वो ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1 आ जाएगा कि नहीं? क्योंकि ये दोनों बराबर बराबर से हो गए। समझ रहे हो? हर एंगल के लिए। और अगर ये एंगल बड़ा हो जाए तो इस केस में हाइपोटेन्यूज की लेंथ ज्यादा होती जा रही है, और एंगल बड़ा हो जाए तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ बेस के कंपैरेटिवली बहुत ही बड़ी हो गई है, तो हमारा जो रेशियो है वो छोटा होता जाएगा। जितना हाइपोटेन्यूज बढ़ता जाएगा उतना ही कॉस की वैल्यू छोटी होती जाएगी। तो हर एक एंगल के लिए वो एक रेशियो की कोई फिक्स वैल्यू आएगी। तो तुम्हें जो अभी याद रखना है, सिर्फ ये याद रखना है कि कॉस 0 डिग्री के लिए क्या होती है? 1, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, और कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। सिर्फ ये तीन वैल्यूज फिलहाल याद रखनी है, इससे ज्यादा हमें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट समझ में आया? ट्रिग्नोमेट्री का हमने अभी सिर्फ क्या किया? एक राइट एंगल ट्रायंगल में कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो कॉस 0 की वैल्यू 1, अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो कॉस 90 की वैल्यू 0, और अगर थीटा 180 होगा तो कॉस 180 की वैल्यू -1। यहां तक क्लियर है? पक्का? पक्का ना? डन है? चलो
अब स्केलर और वेक्टर के बारे में तो हमें ऑलरेडी पता था, मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताया हुआ है। स्केलर वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, समथिंग विच हैव डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, जिसकी डायरेक्शन भी है और जिसका मैग्नीट्यूड भी है। जैसे हमने क्या बात करी थी कि अगर मैं किसी डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करूं, एक ऑब्जेक्ट है यहां से घूम के इधर आया है, तो डिस्प्लेसमेंट कहां हुई है, सिर्फ इतनी, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, क्योंकि यहां डायरेक्शन फिक्स है ना। ए से बी के बीच में अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है तो सिर्फ यही डायरेक्शन हो सकती थी। लेकिन ओवरऑल डिस्टेंस अगर मैं गिनूं तो ओवरऑल डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन फिक्स है ही नहीं, जिधर मूव हुआ उस साइड में मुंह उठा के चलते बने अपना। हुआ कि नहीं ऐसा? तो ये जो ओवरऑल डिस्टेंस है उसको क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी, एंड ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट, एंड विच इज वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? तो वेक्टर क्वांटिटी इज समथिंग विच हैव डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एरोहेड। ये मैग्नीट्यूड को हम ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो ए कैप है ये डायरेक्शन बताता है। क्लियर? इसको फिर मैं बता रहा हूं, देखो ये हम +1 में ना बहुत ज्यादा डिटेल में वेक्टर नाम की यूनिट आएगी, पूरा चैप्टर आएगा, बहुत अच्छे से बहुत डेप्थ में समझेंगे। लेकिन 9th में मैं क्यों इंट्रोड्यूस कर रहा हूं भाई, जब हम वेक्टर की प्रॉपर्टीज को यूज करके फॉर्मूला बना ही रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो आइडिया होना चाहिए ना कि हम कर क्या रहे हैं, जबरदस्ती रटेगी। तो जितना पता होना चाहिए उतना मैं बताता चल रहा हूं। क्लियर है ये? तो वेक्टर क्या होते हैं, जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगी। स्केलर क्या होता है, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, उसके डायरेक्शन से लेना देना नहीं है। ठीक है? अब अभी मैंने क्या बताया, जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, या यहां मैंने एक्स लिख दिया, एंगल का नाम जो मर्जी रख दो, ए बी कॉस एक्स, वेयर एक्स इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो वर्क डन by a force on an object is equal to the magnitude of force multiplied by the distance moved in the direction of force। क्या है? It is equal to the, क्या है बच्चा, it is equal to the magnitude of the force multiplied by the distance moved in the direction of force। ये ठीक है? अब मैं यहीं से एक इस डेफिनेशन से भी तुम्हें वर्क डन के फॉर्मूला तक लेके आने वाला हूं। तो पहला तो ये क्लियर है बच्चा कि डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से अपने पास वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। साथ के साथ नोट डाउन करते चलेंगे बच्चा जो ये फॉर्मूलाज हैं एटलीस्ट। ठीक है? कॉस की वैल्यूज हमने लिख ली है, वर्क डन का हमने फॉर्मूला बना लिया है, एफ एस कॉस थीटा। अब जो मैंने डेफिनेशन लिखी है उसमें मैंने कॉस के बारे में, एंगल के बारे में कहीं नहीं बात करी। मैंने ध्यान से देखो, हर बार क्या बोला है, वर्क डन बाय द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स multiplied by distance moved in the direction of force, in the direction of force। अब देखो, अगर मान लो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूं, मान लो एक तुमने टॉय कार रखी हुई है, ऐसे टॉय कार के ऊपर तुमने रस्सी बांधी हुई है यहां से ऐसे, और तुम इस रस्सी को खींच रहे हो, तो टॉय कार आगे को जाती है कि नहीं? तुम रस्सी को ऐसे एंगल पे खींचते हुए आते हो और टॉय कार तुम्हारे पीछे पीछे सीधा चल के आती है। तुम्हारी फोर्स लग रही है इधर, पर तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट हो रही है इधर। हो रही है कि नहीं? इस डिस्प्लेसमेंट के अगर मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाऊं, अब एक बहुत मुश्किल सा शब्द मैंने तुम्हारे लिए बता दिया, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अगर मैं कभी किसी वेक्टर को इधर बनाता हूं, ये थीटा एंगल पे है, मान लो इसका नाम ए है, तो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या क्या बनेंगे? इसके बनेंगे ए कॉस थीटा जहां पे एंगल बनता है, और ए साइन थीटा जहां पे परपेंडिकुलर बनता है। और साइन थीटा भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर होती है, जिसके बारे में अभी तुम्हें सोचना ही नहीं है, छोड़ दो। लेकिन अभी मैं जो डेफिनेशन लाना चाहता हूं उससे समझना, ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहां थीटा एंगल है, तो इस डिस्प्लेसमेंट का एक कंपोनेंट जिस लाइन पे एंगल बन रहा होता है वहां बन जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट का एक कंपोनेंट इधर बनता है, इस कंपोनेंट को फोर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वर्क डन आएगा बाय द डेफिनेशन। अब समझो डेफिनेशन के हिसाब से क्या है बच्चा, वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और यहां पे डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन क्या है, एस कॉस थीटा। तो फोर्स और एस कॉस थीटा, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, कॉस थीटा ने क्या बताया कि ये वो डिस्प्लेसमेंट है जो फोर्स की डायरेक्शन में हुई है। इन दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा वो हमारे पास क्या निकलेगा, वर्क डन। क्लियर है?
अब मैं तुम्हें सीबीएसई के हिसाब से बताऊं तो भाई ऐसा है, ये आईसीएसई में हमें डिटेल में बताना भी पड़ता है कंपोनेंट्स वाले और एंड ऑल। सीबीएसई के अंदर हमें इस सारी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हम इस सबको इग्नोर कर सकते हैं और सीधा याद रख सकते हैं कि वर्क डन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो जिसको बहुत ज्यादा ओवर कॉम्प्लेक्स लग रहा है अभी कि पता नहीं ये ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं जो ढंग से बता भी नहीं रहा और बार बार बोल रहा हूं +1 में आ रहा है, तो बहुत ज्यादा नहीं सोचना, सिंपल इस फॉर्मूला पे याद रखो, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट टाइम्स कॉस थीटा। तुम्हारी बुक्स में शायद अभी कॉस थीटा लिखा भी नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन मैं कॉस थीटा पे क्यों रहना चाहता हूं वो समझो। ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली फॉर्मूला का पता चल गया बच्चा, है ना। डेफिनेशन क्या है, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दोनों का प्रोडक्ट होगा तो वर्क डन निकलेगा। मैंने अभी तुम्हें सिंपल एक फॉर्मूला याद रखने को कहा है कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा, इन तीनों का प्रोडक्ट। अब शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। चैप्टर शुरू करने से पहले जहां से हमारे वर्क की डेफिनेशन शुरू हुई थी वहीं से, ठीक है, क्योंकि अभी तक जो मैंने बताया सब वो है जो तुम्हारी बुक्स के अंदर फिलहाल उतना डिटेल में नहीं लिखा है। अगर मैं अभी शुरू करता हूं वर्क डन को, तो वर्क डन को शुरू करने से पहले हम यूनिट से स्टार्ट कर लेते हैं, छोटा सा यूनिट। क्यों? क्योंकि देखो फिजिक्स के अंदर ना न्यूमेरिकल्स आसान आते हैं, न्यूमेरिकल्स ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट होंगे, लेकिन तुम हमेशा यूनिट्स में उलझ जाते हो। तुम जैसे ही वहां पे वैल्यू डालोगे तो वहां से टीचर गोला मार देगा, बोलेगा कि उसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना था। तुमने जहां सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया था, फिर बोला जाता है नहीं नहीं फोर्स को यहाँ न्यूटन में नहीं चाहिए था, डाइंस में करना था, या डाइंस में नहीं चाहिए न्यूटन में चाहिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहां पर काम करता है सिस्टम ऑफ यूनिट, और ये सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं बोल रहा, पूरी फिजिक्स के लिए। 9th हुआ, 10th हुआ, +1 हुआ, +2 हुआ, ग्रेजुएशन हुआ, हर जगह पे सिस्टम ऑफ यूनिट को फॉलो करना। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है बच्चे? अपने पास सिस्टम ऑफ यूनिट में 3 सिस्टम ऑफ यूनिट है मोटे मोटे से जो मेजर है। एक है सीजीएस, एक है एमकेएस, एक होता है एफपीएस जो हम यूज नहीं करते, और एक होता है एसआई, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर। तो मोटे मोटे से हमारे पास सीजीएस, एमकेएस और एसआई यूज करेंगे, एफपीएस नहीं करते। सीजीएस क्या है? सीजीएस का मतलब है अगर हमारे पास लेंथ सेंटीमीटर में होगी तो मास हमेशा ग्राम्स में होना चाहिए और टाइम हमेशा सेकंड्स में होना चाहिए। अगर हम कभी भी किसी भी फॉर्मूला में डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं सेंटीमीटर में लूंगा तो मास हमेशा ग्राम में और टाइम हमेशा सेकंड्स में होना चाहिए। ऐसे ही अगर मैं डिस्टेंस को कभी मीटर्स में यूज करूंगा तो मास हमेशा किलोग्राम में और टाइम हमेशा सेकंड्स में होना चाहिए। क्लियर है? जो मैंने कहा एफपीएस अब हम यूज नहीं करते, उसमें अगर डिस्टेंस हमारे पास फुट में होता है तो मास हमेशा पाउंड में होगा और टाइम हमेशा सेकंड्स में होगा। क्लियर है? तो अगर तुम कोई फॉर्मूला लगाओगे तो इन चीजों का ध्यान रखना है कि अगर मैंने डिस्टेंस मीटर्स में लिया तो वहां मास हमेशा केजी में होना चाहिए। क्लियर है? अब तुम कहो भाई मैं तो वर्क डन की बात कर रहा हूं, वर्क डन में डिस्प्लेसमेंट तो चलो जो भी है, वहां मास तो आ ही नहीं रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट तो है पर मास तो है ही नहीं फॉर्मूला में। अब एक बात बताओ जरा, यहां एक फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला? फोर्स, है ना। यहां हमारे पास क्या फॉर्मूला है बच्चा? फोर्स। और फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता है? मास अगर हम केजी में लेंगे, एक्सेलरेशन किस में आएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और ये हमारे पास फोर्स की एसआई यूनिट बनती है जिसको क्या कहते हैं? 1 न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। याद है? ये हमने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में भी पढ़ा था। फोर्स की एसआई यूनिट, अगर मास हमने किलोग्राम में, डिस्टेंस हमारा मीटर में, टाइम सेकंड में लिया तो फोर्स की यूनिट क्या यूज कर रहे हैं हम? न्यूटन। ठीक है? अगर न्यूटन यूज कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होना चाहिए? मीटर्स में। अगर मेरे पास फोर्स न्यूटन में यूज कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा किस में होनी चाहिए बच्चा? मीटर्स में। ये ध्यान रहेगा। और अगर मैं फोर्स की छोटी यूनिट की बात करूं, एसआई में ही जो छोटी यूनिट सीजीएस में होती है, मास को मैं लिखूं ग्राम, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या आई है? फोर्स की यूनिट, छोटी यूनिट। और इस छोटी यूनिट का नाम क्या होता है? डाइन। क्या होता है? डाइन। तो अगर मैं फोर्स को डाइन में यूज करूंगा तो मेरी जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा किस में होनी चाहिए बच्चा?
सेंटीमीटर्स में। ये ध्यान रहेगा। हाँ जी, किसी को प्रॉब्लम इसमें? पक्का? अगर मैं वर्क डन का फॉर्मूला लगाते हुए फोर्स को न्यूटन में यूज करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीटर में होनी चाहिए। अगर मैं डायन में यूज करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेंटीमीटर में होनी चाहिए। ये सिस्टम ऑफ यूनिट समझ में आ गया। इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे, न्यूमेरिकल आसान होते जाएंगे कि जो भी वैल्यूज गिवन है पहले उनको सिंगल सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर लो। क्लियर है ये? पक्की बात है। चलो अब इसके बाद अगर मैं तुम्हें एक काम करता हूं, अब मैं आगे पहुंचाता हूं। डॉट प्रोडक्ट वाला तो हो गया। अब हम वर्क की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जब हम चैप्टर की बात करते हैं, मिटा दूं सारा, नोट डाउन कर लिया ना? तो हमारे पास अब जब मैं वर्क की डेफिनेशन के हिसाब से बात कर रहा था तो वर्क डन क्या है? इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब तीन तरीके का वर्क होता है बच्चा। सबसे पहला पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क जो मैंने इतनी कहानियां सुनाई थी ना, ये कॉस थीटा वाली, वेक्टर्स वाली, ये इस कंसेप्ट के लिए सिखाई है। समझो पॉजिटिव वर्क डन क्या हुआ, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे मैंने फोर्स लगाई इधर को, मैंने फोर्स लगाई इधर को, और इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में ये ऑब्जेक्ट भी इधर को डिस्प्लेस होके आ गया। तो अगर ऑब्जेक्ट इधर को डिस्प्लेस हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर है ना, डिस्प्लेसमेंट भी इधर। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो इनके बीच में एंगल कितना बना? 0 डिग्री। एंगल 0 डिग्री हुआ। उधर को धक्का मारा, उधर कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया, एंगल बन गया 0 डिग्री। अब एंगल अगर 0 डिग्री बन गया तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है बच्चा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F इंटू एस कॉस 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 0 आ गया, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो हमारे पास वर्क डन क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सीधा सीधा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, वर्क डन आ जाएगा। वर्क डन क्या आएगा? फोर्स आएगा न्यूटन में, डिस्प्लेसमेंट आएगा मीटर में। वर्क डन किस में आएगा? न्यूटन मीटर, जिसको हम लिखेंगे जूल। ये वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल। ठीक है, ये बात समझ में आई है? न्यूटन मीटर में, अगर फोर्स न्यूटन में, डिस्टेंस मीटर में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो वर्क आएगा उसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? जूल। क्लियर है? और अगर मैं फोर्स को डाइन में लिखूं, डिस्प्लेसमेंट को मैं सेंटीमीटर में लिखूं, तो वर्क की जो छोटी यूनिट आएगी उसको क्या कहते हैं? अर्ज। ठीक है, ये क्या होती है? इसकी छोटी यूनिट ERG। जैसे फोर्स की छोटी यूनिट डाइन है। ठीक है, रिलेशन क्या है ये भी मैं लिख देता हूं। देखो हमारे पास 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज टू दी पावर 5 डाइन होता है, और 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज टू दी पावर 7 अर्ज होता है। ये लिख लो, इंपॉर्टेंट है, याद भी होना चाहिए। ठीक है, अगर मुझे कहीं न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं, जूल को अर्ज में करना है तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बात ठीक है? ये कीवर्ड्स की फैक्टर्स हैं, मतलब छोटी छोटी सी चीजें हैं, लिखते चलना, याद होती चलेंगी। क्लियर है बच्चे यहां तक? किसी को दिक्कत है यहां पे? पक्का? चलो अब ये ठीक है बच्चा, वर्क डन का फॉर्मूला समझ में आ गया। वर्क डन है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर सेम डायरेक्शन में था तो एंगल आ गया 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो सीधा सीधा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। सीधा मल्टीप्लाई, डन। पॉजिटिव वर्क डन विच इज मैक्सिमम वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन हमारे पास क्या रहेगा? मैक्सिमम वर्क डन। अब नेक्स्ट केस आता है बच्चा, देखो जीरो वर्क डन। जीरो वर्क कैसे होगा? जीरो वर्क है, मान लो एक इंसान है, वो अपने सर पे एक हैवी वेट ऑब्जेक्ट लेके खड़ा है, एक हैवी मास उसने उठाया हुआ है। अगर मैं अपने सर पे एक भारी सा टोकरा लेके खड़ा हूं तो भारी टोकरा मेरे पे नीचे की तरफ जोर डाल रहा है। क्यों? उसके ऊपर से लगने वाली फोर्स डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड क्या लग रहा है? वेट। तो जो वेट है वो कहां काम कर रहा है बच्चे? नीचे की साइड। W इज इक्वल टू mg। ये W क्या है? वेट। और यही वेट फोर्स का काम कर रहा है कि नहीं? है ना, वेट फोर्स लगा रहा है मेरे सर पे नीचे की तरफ। ये जो इंसान है या मैं ही हूं, मैं लेके इस वजन को आगे की तरफ चला, मैं वजन लेके आगे चल रहा हूं, फोर्स नीचे लग रही थी,
डिस्प्लेसमेंट आगे हुई है, एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री बना कि नहीं। डिस्प्लेसमेंट आगे हुई है, फोर्स लगी है नीचे की तरफ, एंगल बन गया 90 डिग्री। तो इस केस में वर्क डन कितना हुआ, वर्क का फॉर्मूला फोर्स, फोर्स है नीचे को, डिस्प्लेसमेंट है s और cos ऑफ 90, और ध्यान से देखो cos 90 की वैल्यू क्या थी, 0, तो f s इंटू 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0, तो वर्क डन क्या हो गया, 0। अब एक बात बताओ जरा, इसमें एक और चीज मैं समझाऊं, अगर मैं सर पे सामान लेके आगे जा रहा हूं और तुम थोड़ी देर बाद मुझे आके ये कहो सर आप कुछ काम तो करते नहीं हो, ऐसे ही सर पे सामान लेके घूम रहे हो, फिजिक्स के हिसाब से वर्क डन 0 है, मैं चांटा लगा दूंगा तुम्हें, क्योंकि मैं तो थक गया हूं इतना काम करके। तो मैं थक क्यों रहा हूं जब वर्क डन नहीं हो रहा है, वर्क डन हो नहीं रहा है फॉर्मूला के हिसाब से, है ना। फिर मैं कर क्या रहा हूं तब से सामान लेके, और मेरे को वजन फील हो तो रहा है, मैं वर्क डन कर तो रहा हूं, थकावट क्यों हो रही है, हम कुली को पैसे क्यों दे रहे हैं जब वो सामान लेके जा रहे हैं। फिर एक्चुअल में इस केस में वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स 0 है, ये ध्यान रखना। ये बहुत एक मिसकंसेप्शन होता है बच्चों में कि हाँ हाँ फिर तो सामान लेके जा रहा है तो बंदे को पैसे नहीं देने, या वो वर्क डन नहीं कर रहा। इंसान वर्क डन कर रहा है, क्यों, क्योंकि वो उस वेट को लेके आगे की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, वो पीछे की तरफ जमीन को धक्का मार के आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स देखो नीचे की तरफ क्या लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट कहां है, उधर को। ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में मैंने उसको नीचे जाने ही नहीं दिया, तो मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स को कोई वर्क नहीं करने दिया, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स को काउंटर करने में मेरा वर्क डन हुआ है जो हुआ। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इन दिस केस इज 0। क्लियर है। अब थर्ड केस आता है बच्चा नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क। अब नेगेटिव वर्क कैसे हो सकता है भाई, माइनस में कैसे होंगी चीजें। मैं कह रहा हूं कि नेगेटिव वर्क डन होगा। नेगेटिव वर्क डन का लॉजिक क्या है, नेगेटिव वर्क डन के लिए मैं अभी दिखाता हूं तुम्हें। देखो मेरे पास एक सिंपल सा ये एक बॉब है, ठीक है, मास है, इसके ऊपर लटकाया हुआ है, सिंपल चीज है। अब मैं इसको अगर पुली पे लगा देता हूं, ये पुली बन गई, पुली समझ में आती है ना। मैं देखो इस वाले जो बिल्कुल ये अपना लूज एंड है, इसको मैं नीचे की तरफ खींचूंगा। मैं कहां फोर्स लगा रहा हूं देखना, मैं इसे नीचे की तरफ खींच रहा हूं। ऑब्जेक्ट कहां गया, मैंने फोर्स कहां लगाई है, नीचे। ऑब्जेक्ट कहां गया, ऊपर। मैंने फोर्स लगाई है नीचे, ऑब्जेक्ट कहां गया, ऊपर। फोर्स लगी नीचे, डिस्प्लेसमेंट हुई ऊपर, एंगल कितना बना, 180 डिग्री बना कि नहीं बना। तो वर्क डन का फॉर्मूला एफ एस कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है बच्चा, -1 एफ एस इंटू -1 विच इज इक्वल टू -एफ एस। दिस इज नेगेटिव वर्क डन। क्लियर है ये बात, समझ में आई है। तो नेगेटिव वर्क डन कब कहेंगे, जब वर्क डन में जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगाऊं उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो जाती है तो हम क्या कहेंगे कि वहां नेगेटिव वर्क हो गया। किसी बच्चे को इसमें परेशानी, ये सारे जो तुम्हारे पास नोट्स हैं उनमें यही सब लिखा हुआ है, इसी चीज को मैं यहां पे समझा रहा हूं। अब मैं अगर वर्क डन की बात करूं तो मैंने यहां एक यूनिट लिखी है जूल, है ना। अब ये मिटा दो बच्चा, मैंने वर्क डन की यूनिट क्या लिखी है बच्चे, जूल। अब अगर मुझे उस जूल को डिफाइन करना है तो क्या करूं, उसको जाउल कहो जूल करो वो तुम्हारी इच्छा है। 1 न्यूटन मीटर है कि नहीं है, 1 जाउल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। अगर मुझे इसे डिफाइन करना है तो मैं क्या करूं, डेफिनेशन कैसे दूं, क्या हुआ, कुछ इशू तो नहीं, पेन चाहिए, गिर गया, दूं पेन दूसरा, ये लो कैच करो, ठीक है। देखो जरा, तो हमारे पास बच्चे ध्यान दो, हमारे पास जो जूल है इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ न्यूटन मीटर। अगर मुझे जूल को डिफाइन करना है तो मैं क्या कहूं, 1 joule is the amount of work done if 1 Newton force is applied
एंड इट क्रिएट्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर। यही बात हुई कि नहीं? अगर मैं 1 न्यूटन की फोर्स लगाऊं और 1 मीटर की ही डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो मेरे पास वर्क डन 1 जूल हो जाएगा कि नहीं? तो मैं जूल को कैसे डिफाइन करूं? 1 जूल ऑफ वर्क इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन on an object when force of 1 Newton displaces it by 1 meter in the direction of force। क्लियर है? जब मैं 1 न्यूटन की फोर्स लगा के 1 मीटर से ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेसमेंट दे दूं, मैं क्या बोल रहा हूं? 1 न्यूटन की फोर्स लगे और 1 मीटर की ही डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो हम क्या कहेंगे? 1 जूल वर्क डन हो गया। क्लियर है बच्चा? किसी को परेशानी इसमें? 1 joule is defined as the amount of work done if when 1 Newton force displaces the object by 1 meter in the direction of force। ठीक है? डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली तुमसे पूछी जा सकती है। ठीक बात है? इसी के साथ वर्क का कंसेप्ट खत्म। अब वर्क का कंसेप्ट खत्म तो वर्क के बाद एनर्जी शुरू। एनर्जी क्या होती है बच्चे? कोई एनर्जी बताएगा? हिंदी में नॉर्मल देसी भाषा में हम कहते हैं एनर्जी बहुत है मेरे में। क्या है एनर्जी? मतलब किस चीज की? ताकत। ताकत है मेरे में बहुत ज्यादा। चलो मैं कह रहा हूं कि ठीक है मेरे में ताकत है, तुमने कहा कि जिसमें एनर्जी ज्यादा उसमें ताकत ज्यादा है। ताकत होने का मतलब क्या है? अगर एक बच्चा है, यहां से मैं कहता हूं, वो एक बच्चा उठ के कहता है मेरे में बहुत ताकत है, मैंने कहा ठीक है नीचे 10-12 बेंच रखे उठा लाओ, वो एक बेंच 2 बेंच लाके थक के बैठ गया, तो हम क्या कहेंगे? भाई साहब आप में ताकत तो नहीं है, आप में एनर्जी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप वर्क डन नहीं कर पा रहे। जो बच्चा ज्यादा वर्क डन करेगा उसके अंदर ज्यादा एनर्जी होगी कि नहीं? तो सीधा सीधा जो वर्क डन है वो एनर्जी के बराबर हुआ कि नहीं? एनर्जी क्या है? इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क। किसी भी काम को करने की क्षमता एनर्जी है कि नहीं? मैं कह रहा हूं मेरे में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है, मैं कुछ ऐसा काम कर सकता हूं, तो काम करने की क्षमता, दैट इज एबिलिटी टू डू वर्क, इज एनर्जी, है ना? जितनी एनर्जी उतना वर्क डन हो जाए, मैं जितना वर्क डन करूं उतनी मेरी एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी। ऐसा ही होगा। तो एनर्जी क्या है? इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क। अगर जितना काम हो उतनी ही एनर्जी है तो ये इंटरचेंजेबल है एक दूसरे में। एनर्जी थी, वर्क डन हो गया, वर्क डन किया, एनर्जी लूज हो गई, तो ये दोनों के दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। ये तो बिल्कुल सेम चीजें हैं। जूल ही यूनिट थी वर्क की और जूल ही यूनिट है एनर्जी की। ऐसा यूनिट क्या है? जूल, JOULE। एंड 1 किलो जूल इज इक्वल टू 10⁻³ वो किलो का तो मतलब समझ में आता है। किलो का मतलब क्या होता है? 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो। पता है ना ये? ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ वर्क। डन। फिर आता है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब देखो फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्चुअली बहुत सारी है, बहुत ही तरह की। फॉर्म ऑफ एनर्जी समझ में आता है, लाइट एनर्जी, विंड एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, और कौन कौन सी होती हैं? मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, है ना? 36 तरह की एनर्जीज है। हम उनमें से सिर्फ मैकेनिकल वाले को शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं अभी। ठीक है? जैसे साउंड एनर्जी थी, लाइट एनर्जी थी, उनके बारे में बात नहीं कर रहे हम, सिर्फ फिलहाल किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैकेनिकल एनर्जी की। मैकेनिकल एनर्जी जब हम करेंगे तो मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली क्या होता है? इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। किस चीज का सम होता है? काइनेटिक और पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी की जब मैं बात कर रहा हूं, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। के काइनेटिक एनर्जी, पीई पोटेंशियल एनर्जी। अब जो ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है, तो देखो काइनेटिक एनर्जी का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी है अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को जोर से फेंक के मारता हूं। मान लो मैंने यहां से बच्चे को पेन दिया, मैंने यहां से पेन फेंका था, तो मैंने किसी वेलोसिटी के साथ फेंका कि नहीं? अब मैंने पेन फेंका है तो मेरी जान लगी होगी, मेरी एनर्जी यूज हुई है, तभी तो मैंने फेंका। तो मैंने उस पेन को फेंका तो मैंने अपने शरीर के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी थी उस एनर्जी को ट्रांसफर किया, और उस ट्रांसफर्ड एनर्जी की वजह से वो पेन उड़ता उड़ता बच्ची तक पहुंच गया। हुआ कि नहीं हुआ ये? दैट मीन्स एनर्जी जो मेरे पास थी, मैंने वर्क डन किया, उससे वो एनर्जी ट्रांसफर हुई मोशन में, और अगर मोशन में है तो उस मोशन वाली एनर्जी को मैं क्या बोल रहा हूं? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ
मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये बात समझ में आई है? काइनेटिक एनर्जी क्या है? इट इज द एनर्जी possessed by the body by virtue of motion of the object या motion of the body. Kinetic energy, the energy which is possessed by an object due to its motion is called kinetic energy. अगर ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? जीरो। तो जब तक ऑब्जेक्ट मोशन में है, जब तक मूविंग है, उसकी कोई वेलोसिटी है, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होगी। किसी को दिक्कत इसमें? क्लियर है? तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? इट इज द एनर्जी विच इज पोजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। है तो एनर्जी ही, वर्क डन कन्वर्ट हुआ एनर्जी में। अब वो मोशन की वजह से हुई या किसी भी की वजह से, एनर्जी तो एनर्जी है, तो एनर्जी की यूनिट क्या रहेगी? जूल। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। ये लिखते चलेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, where m is the mass of the object and v is the velocity by which that certain object is moving. velocity पता है ना? speed with direction. speed की कोई डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन अगर speed की डायरेक्शन कंसीडर करें तो वो velocity बन जाती है एक वेक्टर क्वांटिटी। तो जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर है बच्चा? काइनेटिक एनर्जी क्लियर। अब काइनेटिक एनर्जी का देखो फॉर्मूला आ कहां से रहा, उसको समझो। हाँ जी, अभी तो पोटेंशियल पे तो पहुंचेंगे, अभी काइनेटिक खत्म ही नहीं हुआ है। अभी काइनेटिक खत्म हो गया, फिर पोटेंशियल आएगा, फिर दोनों के कंजर्वेशन पे बात करेंगे। तो अब हमारे पास देखो, हम मान लेते हैं कि मैं एम मास ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर रहा हूं। ये साथ के साथ करेंगे बच्चे, डिराइव कर रहे हैं हम इस फॉर्मूला को। अभी मैंने क्या किया, डायरेक्ट तुम्हें फॉर्मूला बस दे दिया है, और मैंने तुम्हें कहानियों में एक चीज सुना दी कि हाँ, अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ रेस्ट पे था, मैंने उठा के फेंका तो वही जो मैंने वर्क डन किया वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ कि नहीं। उसी कंसेप्ट को यूज करके हम ये फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट जो कि इनिशियली रेस्ट पे था। इनिशियली ये क्या है? ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। इस पे मैंने फोर्स लगाई इधर को, और ये ऑब्जेक्ट भी डिस्प्लेस हो गया इस साइड में। कोई परेशानी इसमें? बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, या इनिशियल वेलोसिटी इसकी u मान लेते हैं, बाद में u की वैल्यू 0 डाल देंगे। अभी के लिए u आ गया। मैंने इस पे धक्का मारा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी v होएगी। बिल्कुल ठीक है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, मैंने उस पर जोर लगा दिया, मैंने धक्का मारा तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। और ये वेलोसिटी में ये क्यों हुआ है? वेलोसिटी में चेंज क्यों आया? क्योंकि मैंने उस पर फोर्स लगाई थी। अब एक बात देखो बच्चा, जब मैंने ये फोर्स लगाई तो मैंने कहा ये ऑब्जेक्ट यहां से डिस्प्लेस होके इधर तक चला गया, यहां तक डिस्प्लेसमेंट आई है इसकी। तो जो वर्क डन होगा वो क्या आएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, टाइम्स कॉस थीटा। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो कॉस जीरो की वैल्यू 1। तो मैं डायरेक्टली वर्क डन को एफ लिख सकता हूं। सेम पॉजिटिव वर्क डन वाला कंसेप्ट, है ना? बिल्कुल ठीक है यहां तक। अब एक बात बताओ, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, एफ की वैल्यू क्या लिखो? फोर्स मुझे पता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, होता है कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as से मैं डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालूं, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा कि नहीं? बिल्कुल आ जाएगा, है ना? ये इक्वेशन ऑफ मोशन पता है अपने को, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। वहां से मैंने 2a को डिवाइड किया, s की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। वर्क डन इज इक्वल टू f की वैल्यू क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a। a से a कट गया, हाफ m टाइम्स v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ गया कि नहीं? हाँ जी, किसी को दिक्कत? किसी को इसमें दिक्कत? अगर ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पे था, अगर ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पे था, तो वर्क डन हाफ m v स्क्वायर माइनस 0 और इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर। दैट मीन्स work done by me while throwing the object is exactly converted into its kinetic energy, और यहां से हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाता है। किसी को दिक्कत बच्चे इसमें?
इसी डेरिवेशन में एक और कंसेप्ट छुपा हुआ है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया। अब मैंने कहा एक ऑब्जेक्ट मान लो मूव कर रहा था ऑलरेडी, एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा था, धीरे 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 एक बच्ची है, ये साइकिल लेके चल रही है, एंजल जा रही है जा रही है जा रही है, पीछे से आया दुष्यंत भाई साहब हरकती आदमी आया, आके धक्का मार दिया। ठीक है भाई, चुल है तो है। अब धक्का मार दिया तो क्या हुआ, स्लो से एकदम से तेज होएगी, कितनी तेज होएगी, जितना जोर से वो धक्का मारेगा, यही होगा, ऑब्वियस है, इसमें क्या है। तो एक बात बताओ, जब वो चल रही थी साइकिल से, मेरी बात सुनो, अब जब वो बच्ची साइकिल चला रही थी, इनिशियली अगर वो यू वेलोसिटी के साथ थी, उस पे लगा जोर का धक्का, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी कि नहीं, है ना। अब हो सकता है गिर गुर जाए, वो बात अलग है, पर नहीं, ये भी प्रो साइकिलिस्ट है, सीधी जा रही है, कितनी गिरेगी नहीं। अब एक बात बताओ, इसकी फाइनल वेलोसिटी वी हुई कि नहीं, हो गई। तो जितना उसने जोर से धक्का मारा उतना ज्यादा चेंज इन वेलोसिटी, धक्का लगाया था, वर्क डन किया था, फोर्स लगाई, फोर्स की वजह से वर्क डन हुआ, वर्क डन हुआ, चेंज इन एनर्जी होना चाहिए, क्योंकि वो वर्क डन एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफर होना चाहिए। तो दैट वर्क इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस हाफ एम यू स्क्वेयर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम ने क्या कहा भाई, जितना ज्यादा वर्क डन करेंगे उतना ही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, है ना। जितना उसने दुष्यंत ने जोर से धक्का लगाया, धक्का लगाया मतलब उसने वर्क डन किया, जितना ज्यादा वर्क डन करेगा उतना काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज ज्यादा आएगा। क्लियर है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज एक्जैक्टली इक्वल्स टू वर्क डन। दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। डिराइव करना आएगा तो समझ में आया, यही है, देखो यहां तक ही हमने डिराइव किया था, सेम, बस यू की वैल्यू 0 ना डाल के ब्रैकेट ओपन किया, तो यही वर्क एनर्जी थ्योरम डिराइव हो गई है। क्लियर है बच्चे, पक्का सबको समझ में आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट क्लियर है, पक्का ना। चलो, काइनेटिक एनर्जी के बाद आती है पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी समझने के लिए पहले एक बात बताओ, पोटेंशियल समझ सकते हो, पोटेंशियल आता है, मतलब शब्द का मतलब पता है पोटेंशियल का, क्षमता, मेरे अंदर कितनी क्षमता है कुछ करने की, मेरे में बहुत हाई पोटेंशियल है। ठीक है, कैसे हाई पोटेंशियल है, ये क्या है, अब एक समझो, इसको एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल बनाता हूं मैं, रुको, देखो अभी बनाते हैं कुछ, और बचना, किसी के लग जाएगा तो पहले ही सॉरी, वैसे तो चोट नहीं लगेगी बट बच के रहना, जिसके लग जाएगी तो लग जाएगी, कैच कर लेना, नहीं तो ये देखो, और मेरे फोन के लगे तो बचा लेना उसे, इधर इधर, ठीक है, देखो ये ठीक है बिल्कुल। यहाँ पे मैं इस स्केल को पीछे को बेंड कर रहा हूं, अब इस छोड़ दूं तो इस स्केल में एक क्षमता है, क्या क्षमता है, इस इरेजर को आगे आगे भेजा इसने, तू नहीं कहा था, तेरे पास ही आया, कैच नहीं किया, पर कोई फायदा नहीं। चलो ठीक है, ये बात समझ में आई है, लेकिन देना बच्चे, दो मेरे पास इरेजर वापस दो भाई, तुम लेके चले जाओगे, कैश दे दे भाई, आराम से, इज्जत से, है ना। ये मेरी बात समझो, लेकिन एक चीज समझ में आई तुम्हें, मैंने क्या किया, मैंने इसको सिर्फ डिफॉर्म किया, मैंने ये रेस्ट पे है, अगर मैं छोड़ दूंगा तो कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैंने इस पे वर्क डन किया तो वही वर्क डन इसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ कि नहीं, अब नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, इसको अगर मैं इस पे वर्क डन कर रहा हूं तो वही वर्क डन इसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, और जब मैं इसे छोड़ रहा हूं तो वही वर्क डन आगे जाके स्टोर्ड वर्क डन, मैंने क्या किया, मैंने वर्क डन किया, वही वर्क डन एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ, और मैं इसे छोड़ूंगा तो यही स्टोर्ड एनर्जी इसको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में प्रोवाइड कर रही है कि नहीं, ऐसा ही हुआ था। अब छोड़ूंगा भाई, सब कैच करना, फिर से समझना इस बात को और ऑब्जर्व करो, मैंने क्या किया, मैंने पहले किया वर्क डन, वर्क डन इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ सर्टेन एनर्जी, एंड व्हेन इट इज अलाउड टू मूव, यही वर्क डन, यही एनर्जी, कोई बात नहीं, तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ टीम में, खत्म। और मेरी बात समझो, दो कैच छूट गए, अब तो बस बाहर, मेरी बात सुन, कोई नहीं, पड़ा रहने दो, बाद में उठाएंगे। मेरी बात समझ में आई है, लेकिन देखो मजे की बात नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट पे भी ध्यान देना, ऐसे नहीं कि सिर्फ कैच कैच खेल रहे हैं, लॉजिक समझ में आया। मैंने वर्क डन किया, वो वर्क डन एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ, जब इसे छोड़ दिया तो वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, मेरे द्वारा किया गया काम तो एनर्जी स्टोर होने में था, स्टोर हुई,
छोड़ने के बाद काइनेटिक गई, मैंने तो नहीं फेंका। तो यानी कि वहां पे जब मैंने उसे पीछे स्ट्रेच किया तो वहां कोई एनर्जी स्टोर हुई थी। दैट स्टोर्ड एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन, इसकी पोजीशन की वजह से हुई थी कि नहीं, इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। हम तीर कमान बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं, तीर पता है ना सबको, धनुष तीर स्ट्रेच करते हैं तो हम क्या करते हैं, उस बो को बेंड करते हैं हल्का सा, और रस्सी में स्ट्रेच आता है। मैंने किया वर्क डन, वही वर्क उसके अंदर स्टोर हुआ, पोजीशन में चेंज, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होने की वजह से वर्क डन जो हमने किया वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ। एंड व्हेन इट इज अलाउड टू गो, वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाती है। समझ में आई? हम कैरम बोर्ड खेलते हुए ऐसे नहीं करते, हम उंगली को जोर से रोकते हैं अंगूठे से, इसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई, छोड़ूंगा तो ठा करके काइनेटिक में कन्वर्ट होगा। ऐसे ही कंचे खेलते हुए करते हैं, उंगली को पकड़ते हैं, पीछे स्ट्रेच देते हैं, डिफॉर्म किया, वर्क डन किया, छोड़ूंगा तो वही काइनेटिक में कन्वर्ट होगा। या फिर बहुत सीधा काम, यहां ये ऑब्जेक्ट है, मैंने यहां सरफेस से इसे लिफ्ट किया, मैंने वर्क डन किया, इट इज अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, मैंने वर्क डन किया, छोड़ा तो ये अपने आप नीचे आके तेज गिरा। क्यों गिरा? क्योंकि इसके अंदर जब मैंने ऊपर ले जाने में इस पे वर्क डन किया था, दैट वर्क डन स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो वो एनर्जी जो स्टोर हुई है वो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। उसके अंदर एक क्षमता हमने पैदा कर दी कुछ भी काम करने की, कोई काइनेटिक एनर्जी वगैरह प्रोवाइड करने की। तो पोटेंशियल एनर्जी किस किस वजह से थी? कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, शेप की वजह से, या फिर उसकी पोजीशन की वजह से। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी possessed by the body by virtue of its position और configuration। हम स्पेसिफिकली बात करें, it is the energy possessed by the body due to its change in shape, that is configuration, और position is called potential energy। SI यूनिट सेम वही जूल, क्योंकि है तो एनर्जी, यूनिट सेम जूल वाली रहेगी। क्लियर है बच्चा? इसका एक और एग्जांपल मैं समझाता हूं। देखो, तुमने कभी नोटिस किया तुम्हारे घरों में टंकियां हैं, जो पानी की टंकी है वो कहाँ रखी हुई हैं? छत पे, और उसमें पानी चढ़ाने के लिए मोटर चलानी पड़ती है। क्या ही समझदारी है, नीचे रखते हैं आराम से, पानी आएगा खुद ही, पानी में टंकी अपने आप पानी आएगा, कोई मोटर चलानी नहीं, सीधा टंकी भर जाएगी, है ना। फिर हम ऊपर क्यों रख रहे हैं? ऊपर तो मेंटेन करना मुश्किल है, पानी चढ़ाना मुश्किल है, ऊपर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर मैं टंकी नीचे रख देता हूं और मैं जाके वहां शावर में शावर चला लूं तो उसमें से कुछ भी नहीं आएगा। आएगा पानी? किसी भी टैप में पानी आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो ऊपर तो खुद जाएगा नहीं। लेकिन अगर मैंने पानी को ऊपर स्टोर कर दिया है तो ऊपर से नीचे खुद आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक मोटर की हेल्प से ऑलरेडी वर्क डन करके पानी को पोटेंशियल एनर्जी दे दी है। जब वो किसी हाइट पे है, उसके पास ऑलरेडी ड्यू टू इट्स पोजीशन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ एनर्जी स्टोर्ड इन द वाटर, वहां पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है। अब मैं नीचे से टैप खोलूंगा, फटाक से वही पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होकर तेजी से आएगा। और कभी नोटिस करना, जितनी ज्यादा हाइट पे टैंकी होगी और तुम जितना नीचे वाला टैप खोलोगे उतना तेज प्रेशर आएगा, क्योंकि जितनी हाइट ज्यादा होती जा रही है उतना एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, उतनी ही तेजी से वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होती है। किसी को दिक्कत? ठीक है। When an object is being raised above the surface of the earth against the gravity, है ना, मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर लिफ्ट करके लेके जा रहा हूं तो मुझे ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है कि नहीं? क्योंकि ग्रेविटी तो इसे नीचे खींच रही थी, मैंने इसे लिफ्ट किया, जोर लगाया और मैं ऊपर लेके आ गया। तो मैंने जितना इस पे वर्क डन किया वो अगेंस्ट द ग्रेविटी किया हुआ वर्क डन एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ, एंड दिस एनर्जी इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। above the surface of earth मतलब with reference to surface of earth with respect to gravitational pull, मैंने जितना वर्क डन किया, अब जितना सरफेस से मैं ऊपर लेकर आऊंगा उस वर्क डन को एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करा जाएगा, और वो स्टोर्ड एनर्जी क्या रहेगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। डेफिनेशन क्लियर है? When an object is being raised above the surface of the earth against the gravity, the work is done, and the energy present in such object is called gravitational potential energy. Gravitational potential energy is defined as the work done in raising it from the ground to the point against the gravity. किसी को दिक्कत है बच्चा इसमें?
ठीक है। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन से होते हुए हम उसके फॉर्मूला तक पहुंचने वाले हैं, नोट डाउन करेंगे, साथ ही साथ एग्जाम में ये फॉर्मूला भी आने के चांसेस होते हैं। देखो जरा, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है यहां पर, मान लो ये यही अपने पास जो बॉल है, बार बार मैं जिसे लिफ्ट कर रहा था, इसका मास था m। अब मास m है, ग्रेविटेशनल पुल इसे नीचे खींच रहा है, नीचे खींचेगा तो इसके ऊपर लगेगा वेट, है ना, ये वर्क नहीं है, ध्यान रखना, ये क्या है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये क्या आएगा, मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही होता है। अब मुझे अगर इस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना है तो मुझे इसी वेट के अगेंस्ट फोर्स लगानी पड़ेगी, और मैंने इसी के अगेंस्ट जितना वेट था उतनी ही फोर्स लगा के इस ऑब्जेक्ट को h हाइट तक रेस कर दिया, मैं इसको h हाइट तक लेके गया। अब एक बात बताओ बच्चे, फोर्स कहां लग रही थी, वेट नीचे था, मेरे को फोर्स इस साइड लगानी पड़ी वेट के अगेंस्ट, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, तो वर्क डन क्या हुआ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या है h, और फोर्स कितनी लगानी पड़ी mg के बराबर, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये वाला पार्ट समझ में आ गया बच्चे। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना आ गया, mgh। m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h क्या है बच्चे, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्लियर है। तो जितनी ज्यादा हाइट पे तुम ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करते जाओगे उतनी एनर्जी ज्यादा स्टोर होती जाएगी, वर्क डन भी उतना ज्यादा करना पड़ेगा, उतनी ज्यादा एनर्जी स्टोर हो जाएगी। डन है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिवर्सल लॉ, इसका कोई तोड़ नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ने क्या कहा, तुम बिल्कुल पहले पॉइंट से स्टार्ट करो जब मैंने ये एग्जांपल दिया था। क्या मैं अगर इसके ऊपर कुछ रख देता हूं, वो इरेजर रखी थी, वो अपने आप उड़ के आगे गई, नहीं गई, उसको आगे ले जाने के लिए इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करनी पड़ी थी। क्या अपने आप पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई, नहीं हुई, उस पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करने के लिए मुझे वर्क डन करना पड़ा था, और वर्क डन करने के लिए मेरी एनर्जी खर्च हुई होगी, हुआ कि नहीं। तो जो काइनेटिक एनर्जी उस इरेजर के आगे जाते हुए आई थी, वो काइनेटिक एनर्जी क्यों आई, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी खर्च हुई थी, और वो पोटेंशियल एनर्जी क्यों आई, क्योंकि उस पर वर्क डन हुआ था, और वर्क डन कहां से आया, मेरी एनर्जी से। तो अल्टीमेटली वो काइनेटिक एनर्जी मेरी एनर्जी गई कि नहीं। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हम एनर्जी उत्पन्न नहीं कर सकते, अपने आप बना नहीं सकते। मेरे पास एनर्जी थी, मैंने खाना पीना खा के कहीं से स्टोर करी हुई थी, वही एनर्जी मैंने पोटेंशियल देने में लगाई, और वही पोटेंशियल फर्दर काइनेटिक में कन्वर्ट हुई। ऐसा कभी नहीं होगा कि अपने आप एनर्जी कहीं से आ जाएगी। क्लियर है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट एनर्जी कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ फ्री फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर अ पेंडुलम। इन दो चीजों को एक बार डिस्कस करते हैं। पहले पेंडुलम वाले कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। पेंडुलम पता है सबको क्या होता है, एक हैवी मास ऑब्जेक्ट है, ये अपने पास बॉब है, सिंपल एक हैवी मास ऑब्जेक्ट है, मेटल है, इसको मैंने एक रस्सी से बांध दी है। अब अगर ये बीच में है तो इसकी एनर्जी क्या है, फिलहाल जीरो। मान लो अर्थ के सरफेस के हिसाब से अगर ये मैंने पकड़ के रखा हुआ, यहाँ पे एनर्जी क्या, जीरो। मैं इसको उठाता हूं और मैं किसी हाइट पे ले गया तो मैंने वर्क डन किया, इसके बेस लेवल के कंपैरेटिवली इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूं तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। अब पकड़ के रखा हुआ है, क्या मोशन है, नहीं है, काइनेटिक एनर्जी जीरो, पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। मैं इसे छोड़ दूं तो वही पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हुई, वही पोटेंशियल काइनेटिक में, और वही काइनेटिक फर्दर पोटेंशियल में। हो रही है कि नहीं, समझ में आई है ये बात, कि अगर मैंने एक पेंडुलम को, क्या था इनिशियली यहां था, इसको मैं लिफ्ट करके यहां तक ले गया, जब वो यहां आया तो इतनी हाइट पे ऊपर आ गया कि नहीं, और इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई है बच्चा, मैक्सिमम। मान लेते हैं इसको मैंने बोल दिया कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी थी। काइनेटिक कितनी थी, जीरो, क्योंकि मोशन में ही नहीं थी। अब जैसे ही मैंने इसे छोड़ा, ये नीचे को आया और सारी पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होगी कि नहीं,
क्योंकि लोवेस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0, क्योंकि कोई हाइट तो थी नहीं, और वो सारी पोटेंशियल कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। और अब इस जगह को ओवरशूट करके सेम हाइट पे ऑब्जेक्ट पहुंचेगा और वापस से पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी 0, और ये साइकिल थ्रू आउट चलता रहेगा अगर एनर्जी लॉस ना हो तो। पर एयर रेजिस्टेंस है, उसकी वजह से इसकी एनर्जी लॉस होगी और ये कभी ना कभी रुक जाएगा। लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो, इसको वैक्यूम में हिला दें ऐसे, तो ये परमानेंटली ऐसे ही मूव करता रहेगा। क्लियर है? अब हमारे पास आता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ फ्री फॉल ऑफ बॉडी। इसका ये प्रूफ आएगा एग्जाम में, ये डेरिवेशन जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन के फॉर्म में दी जाएगी कि प्रूफ करो जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व्ड है। क्या होगा बच्चे? क्वेश्चन आएगा कि प्रूफ करो टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है फॉर द फ्री फॉलिंग बॉडी। अब एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी का मतलब क्या होगा? देखो एक ऑब्जेक्ट है भाई, यहां से गिरेगा इधर तक, मान लो मैक्सिमम हाइट h, इस पॉइंट से गिरेगा यहां तक। जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे, उसका नाम a रख लेते हैं, बीच में कोई एक रैंडम पॉइंट मान लेते हैं b, और सबसे लास्ट पॉइंट आ गया c। ठीक है, a b c सिंपल है। मान लेते हैं a b c में ये वाला जो डिस्टेंस है इसको x मान लो, या ऊपर वाले डिस्टेंस को किसी एक को x मान लो, तो ये वाला डिस्टेंस क्या आया? h माइनस एक्स आया कि नहीं? ये h माइनस एक्स आ गया। ठीक है, या नोट्स के हिसाब से रख लेते हैं, मैंने इसको x माना है और इसको h माइनस एक्स माना है, फर्क तो पड़ेगा नहीं, दोनों से जो मर्जी कर लो, तो है ना। ये पॉइंट समझ में आया भाई? टोटल डिस्टेंस h था, मैंने कहा ऊपर से यहां तक का डिस्टेंस x है, तो ये h माइनस एक्स आ गया। अब मुझे प्रूफ करना है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या हुआ? जो टोटल एनर्जी है a b और c, वो तीनों पे सेम होनी चाहिए कि नहीं? टोटल एनर्जी एट a b एंड c पॉइंट शुड बी एग्जैक्टली सेम। तो शुरू करते हैं आगे। एट a पोटेंशियल एनर्जी कितनी है भाई? mgh। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट का मास कितना है m, h हाइट पर लिफ्ट किया, तो इसके अंदर इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई? a पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और यहां पर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो काइनेटिक शून्य होगी कि नहीं? काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ए पॉइंट पे? 0। तो टोटल एनर्जी क्या आएगी? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी mgh प्लस 0 विच इज इक्वल टू mgh। बिल्कुल ठीक है ना। एट b, अब जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आके गिरा, ये फ्री फॉल पे चल रहा है, गिरते गिरते एक्सेलरेट करता हुआ आएगा। अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी कोई चीज गिरेगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण तेजी से आके नीचे गिरेगी। हाँ जी, ऐसा होगा कि नहीं? ईशान भाई साहब, पता चल रहा है? अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिराता हूं तो ये तेज होता हुआ गिरता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल खींच रहा है, फोर्स लग रही है, तो एक्सेलरेशन आ रहा है। एक्सेलरेशन आ रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज होती हुई आ रही है। तो यहां पर आते आते इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, यहां पे फाइनल वेलोसिटी कुछ तो हो गई होगी। फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालूं? एट बी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as में मैं फॉर्मूला डालू, u कितना है? 0, a कितना है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है? x की। किसी को दिक्कत है इसमें? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, v स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 2gx। डन। इस वेलोसिटी के साथ वो यहां पे पहुंच गया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m v स्क्वायर, वैल्यू डालो हाफ m 2gx, 2 से 2 कटा mgx। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होता है? mgh माइनस एक्स, है कि नहीं? वो यहां से कितनी हाइट पे है? इतनी हाइट पे, और हाइट के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी आएगी। क्लियर है? mg टाइम्स h माइनस एक्स। टोटल एनर्जी कितनी आएगी? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक निकली थी mgx, पोटेंशियल है mg h माइनस एक्स, ब्रैकेट ओपन करो, mgx प्लस mgh माइनस mgx कैंसिल आउट, mgh। जितनी एनर्जी ए पर थी उतनी ही एनर्जी बी पे आ गई कि नहीं टोटल? ठीक है। अब लास्ट पॉइंट बच गया सी। एट सी
अब जब ऊपर से ऑब्जेक्ट पूरा ही नीचे गिर के सी पे आ गया है तो हाइट तो है ही नहीं, हाइट नहीं है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और सारी ही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होगी। एट सी पोटेंशियल एनर्जी तो आ गया जीरो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। काइनेटिक एनर्जी कितनी निकलेगी, फिर से कहानी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी स्क्वायर निकालना है, u कितना था जीरो। अब डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है ऊपर से नीचे आने में, पूरे h की, है ना, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। आया कि नहीं, पक्का सबको समझ में आ रहा है? देख लो एक बारी, ऐसे लग रहा है आधे गुम हो गए हैं बीच में। दुष्यंत भाई साहब पता चला क्या किया? हाँ पक्का सबको? चलो, तो यहां से वी स्क्वायर की वैल्यू 2gh आ गई है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आती है बच्चा, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम टाइम्स 2gh, 2 से 2 कटा mgh, और टोटल एनर्जी क्या आएगी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, दैट इज mg। तो ये टोटल एनर्जी आ गई mgh। यहां तक सही है। एक बार फटाफट से एक रिकैप दे रहा हूं, ध्यान से समझना, बीच में अगर कोई मिस कर गया था तो समझना, ये डेरिवेशन आएगी एग्जाम में। बहुत सिंपल कंसेप्ट हमने क्या किया बच्चे, मैंने कहा एक ऑब्जेक्ट है, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है। फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट मतलब समझ रहे हो, मैंने एक ऑब्जेक्ट को पकड़ा और गिरने दिया, तो जब मैं इसको मैक्सिमम हाइट पे लेके गया हूं तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी कितनी, mgh, पोटेंशियल एनर्जी mgh, लेकिन मैंने इसको हाथ में पकड़ा हुआ है तो ये मूव तो नहीं कर रहा, काइनेटिक एनर्जी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी एट ए mgh, काइनेटिक एनर्जी जीरो। टोटल एनर्जी क्या आती है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक मिला जुला के mgh। तो ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी mgh आई कि नहीं, आ गई। अब यही ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे गिर रहा है, मैंने कहा गिरते गिरते बीच में किसी पॉइंट पे आ गया मैं, किसी पॉइंट पे जब वो x से डिस्प्लेस हो गया था, x की डिस्प्लेसमेंट करी तो किसी वेलोसिटी के साथ गिर रहा है यहाँ पे इस पॉइंट पे, मैं फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालूं, मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इंपैक्ट में गिर रहा है, a की वैल्यू g, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है x, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी जीरो, वी स्क्वायर, u की वैल्यू जीरो, a की वैल्यू g, s की वैल्यू x, वी स्क्वायर की वैल्यू 2gx आ गई। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, 2 से 2 कटा mgx, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। डन। अब एक बात देखो, जब ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे था तो कितनी हाइट पे, h माइनस एक्स की हाइट पे है कि नहीं, और जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो तो हाइट की वजह से आती है, mg टाइम्स h माइनस एक्स आएगी कि नहीं? हाँ जी कोयल, पता चला है, जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो तो हाइट की वजह से आएगी, और हाइट कितनी है h माइनस एक्स, है ना, पोटेंशियल एनर्जी mg h माइनस एक्स। अब टोटल एनर्जी क्या आएगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ब्रैकेट ओपन किया, mgx कटा mgh आ गई, मुबारक हो, बी पे भी सेम एनर्जी आ गई। पक्का पक्का पता चल रहा है आप सबको? हाँ जी ठीक है। नेक्स्ट सी पॉइंट पे, अब जब वो ऊपर से नीचे आ गया है तो नीचे आके हाइट तो बची ही नहीं, हाइट नहीं बची तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो हाइट की वजह से थी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। काइनेटिक कैसे निकालूं, सेम वही वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। v मुझे निकालना है, u इनिशियली जीरो था, डिस्प्लेसमेंट हो गई है पूरे h की, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो वी स्क्वायर की वैल्यू 2gh आई कि नहीं, आ गई। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी 2 से 2 कटा, एनर्जी कितनी आई mgh, टोटल एनर्जी mgh प्लस जीरो, दैट इज mgh। तो हमारे पास तीनों पॉइंट पे, चाहे a था, चाहे b था, चाहे c था, टोटल एनर्जी हर पॉइंट पे mgh आ गई है, दैट मींस टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। चाहे हम किसी भी पॉइंट पे कंसीडर करते, इसकी जो एनर्जी आ रही है वो सेम आ रही है, कंजर्व्ड आ रही है। क्लियर है बच्चे, पक्का? चलो, इसके बाद हमारे पास आता है बच्चे पावर। वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, पावर क्या है? हमने जब बात करनी शुरू करी थी ना, मैंने पूछा था एनर्जी क्या है, किसने क्या कहा था, ताकत, शक्ति। पावर क्या है फिर, दम। पावर है मेरे में कितना दम है,
और शक्ति है मेरे में एनर्जी। दम होने का मतलब क्या हुआ, मेरे में बहुत दम है। बहुत दम है मतलब चलो दम से ही समझ लेते हैं पावर। पावर का मतलब है, मैं देखो एक बच्चा है कह रहा है कि मैं 15 क्वेश्चंस कर सकता हूं 1 घंटे में, दूसरा बच्चा उठता है कहता मैं आधे घंटे में कर दूंगा। तो जो आधे घंटे में कर रहा है सेम वर्क डन कर रहा है लेकिन टाइम कम ले रहा है, तो उसकी पावर ज्यादा है। पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि काम तो हो ही रहा है पर कितने समय में हो रहा है। समझ में आई ये बात, दैट इज, समझ में आया बच्चे क्या है, पावर है रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। क्लियर है ये, पावर क्या आ गया, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, वर्क डन की यूनिट जूल, टाइम की सेकेंड्स। क्लियर है, और वर्क की अपने पावर की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, वॉट। 1 watt is equal to joule per second. Unit of power watt. 1 watt is equal to joule per second. 1 kilowatt 1000 watt 1000 joule per second. मेगावाट 10 raised to the power 6 watt। और पावर की ही एक और यूनिट होती है जो हम इंजन्स को या फिर मोटर्स की पावर डिफाइन करने में यूज करते हैं, इंजन्स की पावर के लिए यूज करते हैं, हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। क्लियर है, एवरेज पावर, it is defined as the ratio of total work done by time taken। एवरेज पावर क्या आती है बच्चा, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। किसी को दिक्कत, पक्का। ये हमारे पास पावर आ गई। इसके बाद कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, देखो एनर्जी की जब हम बात कर रहे हैं ना बच्चे, एनर्जी हमने बात करी जूल्स के अंदर, लेकिन याद है तुम्हें जब घर पे बिजली जाती है या आती है हम क्या कहते हैं, घर वाले आके कहते होते हैं भाई एसी फालतू चला रहे हो, बहुत ज्यादा यूनिट निकल गई। एनर्जी, हम जब एसी चला रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी इटसेल्फ इज एनर्जी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी भी तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो मैं एनर्जी कंज्यूम कर रहा हूं, तो हम ये क्यों कह रहे हैं यूनिट निकल गया, 1 यूनिट आई, 2 यूनिट आई, 10 यूनिट की का आ गया। ये पता है ना, पंजाब में हम कहते हैं 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री है। तो 300 यूनिट क्या यूनिट, किस चीज की फ्री है। तो एक्चुअल में जब हम यूनिट में बात कर रहे हैं वो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है। कमर्शियल यूनिट होती है किलो वॉट आर, ये बेसिकली पावर है वो, किलो वॉट आर, KWH। और ब्रॉड ट्रेड एंड 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 1000 वॉट इंटू 3600 सेकेंड, दैट इज 3.6 इंटू 10 raised to the power 6 जूल्स। क्लियर है, तो ये हमारे पास बचे 1 किलोवाट आर की वैल्यू आई 3.6 इंटू 10 raised to the power 6 जूल्स। डन, ये कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है 1 किलोवाट आर। मतलब अगर हम ये कहते हैं ना कि 300 यूनिट फ्री हैं, मतलब 300 टाइम्स 3.6 इंटू 10 raised to the power 6 जूल, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें फ्री मिल रही है। 1 यूनिट का मतलब 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब 3.6 इंटू 10 raised to the power 6 जूल्स की एनर्जी हम खर्च करते हैं। ये बात समझ में आ गई है बच्चे। पावर वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, वर्क डन एनर्जी के बराबर, तो एनर्जी अपॉन टाइम लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पावर इनटू टाइम को मैं एनर्जी लिख सकता हूं, या वॉट इनटू सेकंड जूल्स आ जाएगी। क्लियर है, इसी के साथ थ्योरेटिकली अपना पूरा वर्क एंड एनर्जी चैप्टर खत्म हो जाता है। सारा कंसेप्ट क्लियर है बच्चा। डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएंगी। और इसी के साथ हमारे पास ये बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस ओपन हो जाते हैं जो हर बच्चा अटेम्प्ट करेगा। इसके अलावा एनसीईआरटी और हेल्प बुक से भी करेंगे, और फिर उसके डाउट्स के साथ इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क इज डन बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन डिस्टेंस 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब एक बात बताओ, हमारे पास क्या गिवन है बच्चा, अपने पास गिवन है फोर्स की वैल्यू, अपने पास गिवन है डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, सीधा सीधा 10 इंटू 1 10 जूल्स। आंसर हुआ कि नहीं, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वर्क डन इन लिफ्टिंग अ 200 kg ऑफ वाटर थ्रू अ वर्टिकल हाइट इन मीटर्स इन ऑफ 6 मीटर। क्या बोला बच्चे, यहां पर बोला है कि हमारे पास कितना है, कैलकुलेट द वर्क डन इन लिफ्टिंग 200 kg ऑफ वाटर। मास कितना गिवन है, 200। मास गिवन है 200 kg, लिफ्ट कितना करना है बच्चा, 6 मीटर से लिफ्ट करना है, 6 मीटर से। तो एक बात बताओ, अगर जो मेरे को किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करके लेके जाना है ऊपर तक, तो जितना मैं वर्क डन करूंगा वही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। मास गिवन है 200,
पोटेंशियल एनर्जी कितनी जाएगी यहां तक, और वही पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के इक्वल होगा mgh m200। g की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, g कितना यूज करना है 10 और h कितना है 6। कर लोगे ये सिंपल, ठीक है 6000 डन। नेक्स्ट 6 दूनी 12 मालिक 12,000। हाँ हाँ दुष्यंत के बहकावे में आ गया था मैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बस बस कोई नहीं, थर्ड क्वेश्चन बच्चे ध्यान दो। थर्ड क्वेश्चन, अ कार वेट 1000 kg एंड ट्रैवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड। क्या है, अ कार वेज 1000 kg एंड ट्रैवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड, स्टॉप एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। क्वेश्चन समझ में आया? डी एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली, व्हाट इज द फोर्स, व्हाट इज द वर्क डन। क्वेश्चन समझ में आया? एक गाड़ी है जिसका मास कितना है 1000 kg, है ना, 1000 kg इसका वेट आ गया। ट्रैवलिंग एट इनिशियल वेलोसिटी कितना है 30 मीटर पर सेकेंड। डी एक्सेलरेट करते हुए 50 मीटर के डिस्टेंस के बाद वो फाइनली रेस्ट पे आ गया, फाइनल वेलोसिटी 0। अब इन्होंने क्या बोला है, फोर्स निकालो और वर्क निकालो। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। यहां टाइम है ही नहीं हमारे पास, है ना, तो एक और भी तो फॉर्मूला था, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, था कि नहीं इक्वेशन। और इस इक्वेशन ऑफ मोशन में v u a s, a नहीं है बाकी सब कुछ है। v फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 30 का स्क्वायर, 2 एक्सेलरेशन मुझे निकालना है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 50, दैट इज माइनस 900 इज इक्वल टू 100 टाइम्स एक्सेलरेशन। ए कितना निकल गया -9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव साइन इंडिकेट क्या कर रहा है कि डी एक्सेलरेशन है। फोर्स क्या लग रही है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास है 1000, एक्सेलरेशन है 9, दैट इज 9000 न्यूटन की रिटार्डिंग फोर्स है, ठीक है ना। नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो रिटार्डिंग फोर्स हमारी ये लग रही है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है 9000, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 50 मीटर। कर लोगे सॉल्व, 9 5 45 जूल्स में आया कि नहीं आंसर। डन है, कोई परेशानी, सॉर्टेड। नेक्स्ट बताओ बच्चे, फोर्थ क्वेश्चन, टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस मूव विद इक्वल वेलोसिटी v एंड 3v। दो ऑब्जेक्ट्स, दोनों की वेलोसिटी, एक की वेलोसिटी v और एक की वेलोसिटी 3v। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। क्या बोला बच्चे क्वेश्चन में, दो ऑब्जेक्ट, दोनों के मासेस सेम बट एक की वेलोसिटी v एक की वेलोसिटी 3v, तो काइनेटिक एनर्जी वन का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर, दूसरे वाले की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m3v का स्क्वायर। हुआ कि नहीं, दोनों को डिवाइड कर दूं, k1 बाय k2 इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ m 9v स्क्वायर। v स्क्वायर से v स्क्वायर, m से m, हाफ से हाफ, 1/9। सॉर्टेड है, सिंपल, डायरेक्ट फॉर्मूला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ मास m 2 kg। क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ मास m 2 kg मूविंग विद द वेलोसिटी 0.1 मीटर पर सेकेंड। निकल जाएगा आराम से, हाफ mv स्क्वायर डायरेक्ट फॉर्मूला है, मास गिवन है, v गिवन है, हाफ mv स्क्वायर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, हाफ m की वैल्यू 2 और v की वैल्यू 0.1 का होल स्क्वायर। बेसिक कैलकुलेशन है, कर लोगे। हाँ जी, और किसी का डाउट। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन a bicycle of mass 20 kg to increase its speed from 2 to 5। क्या बोला बेटा, एक बाईसाइकिल है, उसका वेट कितना है, बाईसाइकिल का वेट कितना है 20 kg, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चे, पढ़ के बताओ जल्दी से, कहाँ गया क्वेश्चन, 2 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, ठीक है। कितना वर्क डन लगेगा। अब एक बात बताओ जरा, वर्क डन इज इक्वल टू
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी था कि नहीं, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, यही था वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम, मैं कॉमन ले लूं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिख दूं। हाफ एम कितना है 20, वी कितना है 5, 5 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 2 का स्क्वायर, दैट इज हाफ इंटू 20 इंटू 25 में से 4 गए 21, काटा पीटी करी 210 जूल्स का वर्क डन निकल गया। समझ में आई ये बात? तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वहां से मैंने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगा के सीधा सीधा वर्क डन निकाल दिया। नेक्स्ट है भाई उसके बाद, if acceleration due to gravity is 10 meter per second square, what will be the potential energy of the body of mass 1 kg where height is 5? तो ये तो सीधा ही हो गया बेटा, mgh। m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू हमारे पास 1, g की वैल्यू 10, हाइट है 5, तो 50 जूल्स की हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी हो गई। नहीं, सॉर्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bag of wheat weighs 200 kg, to what height should it be raised so that its potential energy is 9800 joules? आसान क्वेश्चन, क्या बोला है, वेट कितना है बच्चा, 200 ग्राम, 200 किलो का वेट है। इन्होंने बोला कितनी हाइट पे लिफ्ट करें कि पोटेंशियल एनर्जी 9800 है। अब एक बात देखो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, m कितना है 200, g कितना है 9.8, h मुझे निकालना है टोटल एनर्जी 9800, है कि नहीं। h की वैल्यू निकाल लोगे, h निकल गया 9800 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 9.8, ठीक है, कर लोगे सॉल्व। अब 0 से 0 कट गए, 9.8 से ये कटा तो 10 आया, 1 और 5, h की वैल्यू 5 मीटर हमारे पास निकल गई। बेसिक कैलकुलेशन थी, समझ में आई है, पक्का। चलो इसी के साथ अब वाइंड अप करते हैं। देखो बच्चे, बात ये नहीं है कि ये क्वेश्चंस कैसे थे या क्या नहीं थे, हर टाइप के क्वेश्चन है, तुम जब तक रटने की कोशिश करोगे तब तक उलझे रहोगे। मैंने कंसेप्ट समझना, मुद्दा ये होता ही नहीं है कि मैं 200 क्वेश्चंस लगा लूं, 400 लगा लूं और फिर पेपर में वो क्वेश्चंस आ जाए। पेपर में कोई भी कहीं से कुछ भी क्वेश्चन आएगा, तुम्हें सारे कंसेप्ट लगाने आने चाहिए। तो अपने ना इमेजिनेशन में लाओ चीजों को, जो गिवन होता है वो लिखो, क्या क्या हमें निकालना है, कौन से फॉर्मूलाज लग सकते हैं। तो 2000, 200, 500, 1000 क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, 20 करो, 25 करो, बट बहुत कंसेप्ट के साथ करो, तो मोर देन इनफ हो जाएंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, हेल्प बुक के क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करो, डाउट्स निकलते हैं, नेक्स्ट क्लास में डाउट्स लेके आना। इसी के साथ हमारा ऑफिशियल ये पूरा चैप्टर वाइंड अप हो जाता है। डन।